नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम लोग कल पढ़े थे कि सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो उसके आगे क्रम से हम आज ये पढ़ेंगे कि अगर डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन हो तो क्या क्या होता है, और मॉडर्न व्यू के साथ में हम आयुर्वेद भी पढ़ेंगे। उसके बाद में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो क्या होता है वो पढ़ेंगे। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है तो वो क्या होता है वो पढ़ेंगे। और उसके बाद में इसी पे हम डिटेल में बात करेंगे। और कल जो हम पढ़ेंगे वो एनाटॉमिकल, अगर मेल का जो पेनिस है वो अगर उसमें एनाटॉमिकली डिफेक्ट होता है तो उसको किस तरह से चिकित्सा करके हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो अभी हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बारे में ऐसे बातें नहीं किया जाता है, सिखाया भी नहीं जाता है डिटेल में, मॉडर्न व्यू के साथ। केवल हमारे ग्रंथों में जो बोला है बाजीकरण पे 4 अध्याय है, उसी को बाजीकरण और वृक्ष दवाइयां बोल के बस काम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज के जमाने में पेशेंट अलग अलग तरह से आते हैं, और हमें अगर मॉडर्न व्यू के साथ में अगर आयुर्वेद की चिकित्सा अच्छे से दे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, और आयुष दर्पण जो ये प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, जहां पर बहुत सारे विद्वान लोग, चिकित्सक लोग हैं, एकेडमिशियंस लोग हैं, प्रैक्टिशनर्स लोग हैं, और सब सम्मानित लोग हैं। आप लोग सब अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, हम लोग डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन पे बात करते हैं। आप लोग को भी मैं बोलने का मौका दूंगा। आप लोग का जो अनुभव है आप लोग जरूर बताइएगा। डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन हो जाता है तो जो कोई भी पुरुष है उसको सेक्सुअल क्लाइमेक्स में जाने में और सीमेन को रिलीज करने में बहुत टाइम लगता है। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ सेक्सुअल स्टिमुलेशन एंड टू रिलीज द सीमेन फ्रॉम द पेनिस, इजैकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है। कुछ लोग जो रहते हैं कि वो डिलेड इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है ना, तो वो इजैकुलेट ही नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बढ़ रही है आज के जमाने में। ये कभी कभी टेम्पररी होता है, कभी कभी लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होता है। तो क्लासिफिकेशन अगर करते हैं तो इसको बोलते हैं डिलेड ऑर्गेजम। जो पार्टनर है उसको इच्छा हो रही है लेकिन ये कर ही नहीं पा रहा है, इसको डिले हो रहा है या इम्पेयर्ड है। तो ये दो तरह का होता है ज्यादातर। एक लाइफ लॉन्ग होता है या एक्वायर्ड रहता है। लाइफ लॉन्ग डिलेड इजैकुलेशन होता है तो ये जब उसको सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है तो उसके अंग जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें कुछ ना कुछ स्त्रोतोरोध पहले से ही रहता है। तो उसके वजह से उसको
ये इम्पेयर्ड या डिलेड इजैकुलेशन होता है। इजैकुलेशन का मतलब आपको समझ आ रहा होगा, वीर्य स्खलन होना, वीर्य निकलना, शुक्र निकलना, इसको इजैकुलेशन बोलते हैं। एक्वायर्ड डिलेड इजैकुलेशन होता है, वह कुछ टाइम के बाद होता है। मतलब पहले इंसान सब सेक्सुअली एकदम फिट था, उसका शादी हुआ, विवाह हुआ, वो सब कर रहा था, उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद में उसका नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग जो है वो बिगड़ गया और उसको डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन हो गया। ये हो सकता है बीमारी से रिलेटेड हो, जैसे डायबिटीज हो, बीपी हो, स्मोकिंग हो, ये हो सकता है, या फिर बुढ़ापा आ गया, या उसमें शुक्र क्षयवत हो गया है, इसके वजह से एक्वायर्ड टाइप का डिलेड इजैकुलेशन होता है। मैं जो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसका आप लोगों को नोट्स भी दूंगा, ये मुझे मेरे सर जी ने ये सब पढ़ाया है। इतना डिटेल में मॉडर्न व्यू भी है और आयुर्वेद व्यू भी है। ये आपको कहीं नोट्स पे नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे सर के पास से मैंने सीखा है और सब नोट्स बनाए हैं, वो अब मैं आप लोग को दूंगा। जनरलाइज्ड है, सिचुएशनल भी रहता है डिलेड इम्पेयर्ड इजैकुलेशन। जनरलाइज्ड डिलेड इजैकुलेशन का मतलब ये रहता है कि कुछ सेक्स पार्टनर्स में रहता है और उनको ना, मतलब ये डिलेड इजैकुलेशन होता है, उनको कोई स्टिमुलेशन मिलेगा तभी वो करेंगे। जैसे कि आपने सुश्रु संहिता में बोला है कि ईर्ष्यक नपुंसक या फिर सौगंधिक नपुंसक, ऐसे बोला है। मतलब वो अगर सूंघ लेते हैं, स्त्री की योनि सूंघ लेते हैं, तो उनको स्टिमुलेशन मिलता है। कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जो पुरुषों का, मतलब पुरुष से पुरुष करे, दूसरे पुरुष का सूंघ लेंगे वहां लिंग वगैरह, और फिर स्टिमुलेशन मिलेगा। या कुछ लोग पॉर्न वीडियोस देखते हैं, उसके बाद उनको स्टिमुलेशन मिलता है। तो ये भी होता है डिलेड इजैकुलेशन, नॉर्मली नहीं होगा, उनके दिमाग पे कुछ असर होगा, उसके बाद वो इजैकुलेट करेंगे। दूसरा है सिचुएशनल डिलेड इजैकुलेशन होता है, वो कुछ कुछ सरकमस्टेंसेस में होता है। जैसे कि घर में मैयत आ गई, मौत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसको इच्छा हो रही है, तो सिचुएशनल डिलेड इजैकुलेशन, ये भी एक कुछ कारण होते हैं सिचुएशन के हिसाब से। फिजिकल कॉजेज ऑफ डिलेड इजैकुलेशन में कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो सकता है, जन्मजात विकृतियां हो सकती है, या फिर इंजरी होता है पेल्विक नर्व्स में जो कंट्रोल करता है इजैकुलेशन को, या फिर इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, या फिर नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया, वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है। या प्रोस्टेट सर्जरी हुआ, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, या प्रोस्टेट रिमूवल हुआ, ऐसे कंडीशन में भी डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन होता है। इसी तरह से कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस रहते हैं, जैसे एलवीएच हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गया, या फिर कार्डियोमेगैली हो गया, या फिर हार्ट रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी, जैसे बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, उसमें हार्ट में इतनी ताकत नहीं रहती, ओज का क्षय रहता है, तो जब ओज नहीं उतना सपोर्ट कर रहा है तो वो डिलेड इजैकुलेशन होगा। इसी तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, स्ट्रोक, ब्रेन में स्ट्रोक है, वो भी इश्चेमिक कारण से है या हिमरेजिक स्ट्रोक, ऐसे हो सकता है। नर्व डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड, नर्व का इंजरी हो गया है, तो उसके वजह से भी डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन होता है। या हार्मोन रिलेटेड कंडीशन होता है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म, लो टेस्टोस्टेरोन, इसके वजह से अगर लो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें भी डिलेड इजैकुलेशन होगा, इम्पेयर्ड इजैकुलेशन होगा। इसी तरह से साइकोलॉजिकल कॉजेज जो होते हैं, जैसे कि कोई डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जिनका डिवोर्स केस चल रहा था, उनकी वाइफ ने ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे जो उसने सोचा भी नहीं था लाइफ में। जैसे कि एक मेरे पास पेशेंट है, उनको ना आईबीएस था, संग्रहणी का बीमारी था, खाना पचता नहीं था, और उनकी वाइफ को पंजाबी खाना पसंद था। इस बात से लड़ाई होती थी, तो उसने हस्बैंड को इम्पोर्टेंट प्रूफ कर दिया कि मेरा हस्बैंड कर नहीं पाता, और सुप्रीम कोर्ट में केस गया। तो वो इंसान को बहुत डिप्रेशन है कि मेरा एक तो बीमारी और मेरी वाइफ ने ऐसे आरोप लगाए कि ये कर नहीं सकता, और कोर्ट ने उसको डिवोर्स भी दे दिया, क्योंकि लड़की अगर कुछ बोलती है तो वो सच माना जाता है भारतीय सोसाइटी में। लड़की बोले तो वो सच है, लड़का बोले तो वो गलत है, हर समय लड़कों को दोषी बनाया जाता है। मतलब ये एक मेंटेलिटी है। तो वो डिप्रेशन में इतना था, तो वो मुझे ये बोला, जब उसकी दूसरी शादी हुई तो वो डिप्रेशन में था, उसकी पुरानी बातें याद आ रही थी कि उसकी वाइफ ने ऐसे इंसल्ट किया था कोर्ट में, पूरे सरेआम पूरी जनता में ऐसे किया था, तो उसके वजह से डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन हो रहा था। ये मैंने एक एग्जांपल बताया, सबको ऐसा होगा ऐसा नहीं, और भी कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के।
फिर एंजाइटी, घबराहट, व्याकुलता रहती है, उसके वजह से डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन रहता है। या अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन, बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो सिजोफ्रेनिया में रहते हैं, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मैनिया डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ऐसे इतने सारे हैं ना, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो मेंटल कॉज रहता है उसके वजह से भी डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन होता है। या रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि स्ट्रेस अगर बहुत रहा, हस्बैंड वाइफ में पट नहीं रहा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है दोनों के बीच में, लाइफ में, पैसे के मामले में, हर तरह से फैमिली का प्रेशर, हर तरह का प्रेशर। या पुअर कम्युनिकेशन है, हस्बैंड वाइफ को नहीं समझ पा रहा, वाइफ हस्बैंड को नहीं समझ पा रही है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। या फिर और भी कारण होते हैं जो दिमाग पे असर होता है। या एंजाइटी अबाउट परफॉर्मेंस, वाइफ को चाहिए 1 घंटा, लेकिन हस्बैंड का ये हो जाता है, जल्दी से निकल जाता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, तो फिर वो बाद में जब करना चाहेगा तो उसको डिलेड होगा, या तो इरेक्शन ही नहीं होगा, या फिर उसको मतलब वो इजैकुलेट होने में बहुत टाइम लगेगा, उसको पेन होगा वहां पे। और ये केवल पुरुष ही समझ सकते हैं, उसकी वाइफ नहीं समझ पाएगी ये प्रॉब्लम। तो परफॉर्मेंस का एंजाइटी ये भी कारण होता है। या कल्चरल और रिलीजियस टैबूज, कल्चरल कारण होते हैं, जैसे कि नवरात्रि में नहीं करना, व्रत रखना है, ये है वो है, बहुत सारे कल्चरल कारण होते हैं। रिलीजियस कुछ चीजें रहती हैं उसके वजह से हो सकता है। या डिफरेंसेस बिटवीन द रियलिटी ऑफ सेक्स विद पार्टनर एंड सेक्सुअल फैंटेसीज, मतलब पार्टनर के साथ जो रियलिटी है वो एंजॉय नहीं कर पाता है, वाइफ को कुछ और है नॉलेज, और हस्बैंड को कुछ और नॉलेज है, ये होता है। ये इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है, लड़की को कुछ और मालूम होता है, हस्बैंड को कुछ और मालूम होता है, तो डिफरेंसेस रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इलाबरेट करता हूँ। कुछ लड़कियां जो हैं वो कुछ जगह करने से स्टिमुलेट होती हैं, लेकिन हस्बैंड है वो समझ नहीं पाता है कि कहाँ से स्टिमुलेशन दूं कि उसकी वाइफ अराउज होगी और फिर उसको सपोर्ट करेगी, या हस्बैंड को नहीं पता है। तो ये रियलिटी ऑफ सेक्स है ना, पार्टनर के साथ नहीं होता है। या सेक्सुअल फैंटेसीज जो है, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि बोलेंगे ब्लो जॉब करके किसी लड़की को पसंद आता है, किसी को ओरल करके, ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं जो हमारे वात्सायन काम सूत्र में बताई हैं, ये एक कारण होता है। तो जो डिफरेंसेस रहते हैं सेक्सुअल पार्टनर के साथ सेक्सुअल फैंटेसीज के बीच में करने के लिए, वह भी कारण होता है जिससे डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन होता है। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पुरुषों के रिलेटेड बता रहा हूँ, मेल इनफर्टिलिटी के उससे बता रहा हूँ। उसी तरह से कुछ मेडिसिन जाते हैं जो डिलेड इजैकुलेशन करते हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, कुछ हाई ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस होते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, साइड इफेक्ट्स उसकी वजह से हो सकता है। कुछ डायूरेटिक्स, उसका साइड इफेक्ट होता है। कुछ एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होते हैं, उसकी वजह से होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल की भी दवाइयां दिया जाता है, स्टैटिन जो दवाइयां दिया जाता है, उससे भी बहुत सारे पेशेंट को ऐसा पाया गया है, स्टैटिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन, उसके वजह से भी डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन ऐसा पाया जाता है। इसी तरह से अल्कोहल जो ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल एब्यूज है या अल्कोहलिज्म है, जिसको आयुर्वेद में मदात्य व्याधि बोला है, उनके वजह से भी पूरा सिस्टम में इफेक्ट आता है। जो ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, जो भी ये और उसका इफेक्ट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ रहा है अल्कोहल एब्यूज होने की वजह से। अभी मैंने साइकेट्रिक वार्ड में काम किया है, वहां मैंने देखा है कि वो लोग पागलों की तो चिकित्सा करते हैं, सिजोफ्रेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर करते हैं, लेकिन वहां अल्कोहलिज्म वाले भी पेशेंट आते हैं। इंसान दारू कब पीता है? एक तो कभी शौक से पीता है, और जब उसको एडिक्शन होता है तो वो क्यों पीता है? क्योंकि उसको थोड़ा भी माइंड जो है वो दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया या शौक लग गया, कुछ ऐसे चीज हो गई, चलो दारू पियो, माइंड को रिलैक्स करो। तो ये अगर आदत पड़ गई तो जो दिमाग पे असर पड़ता है, तो उसके वजह से भी ये होता है कि डिलेड इजैकुलेशन या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन। अब वो मद्य पीने में भी 2-3 टाइप रहता है, स्टेजेस रहते हैं। कुछ रहता है कि दारू पीने से वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, सेक्सुअली बहुत ज्यादा उसमें एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इच्छा बहुत ज्यादा होगी, मतलब रजगुण और तम गुण बढ़ जाएगा, ज्यादातर रजगुण बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वो तमावस्था में जा रहा है, तमोअवस्था में, तो वो बहुत ज्यादा वो मतलब वो निकल नहीं पाता है, दारू पिए बिना रह भी नहीं पाता है,
और जब दारू नहीं पिएगा तब ज्यादा खतरनाक स्टेज रहती है, डिप्रेशन में रहता है वो, ये रहते हैं। इसी तरह से कॉम्प्लिकेशन क्या रहते हैं, अगर डिलेड इजैकुलेशन हो रहा है तो डिमिनिश सेक्सुअल प्लेजर फॉर ए मैन और हिज पार्टनर, मतलब उसको ना सेक्सुअल प्लेजर मिलता ही नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं होती है, अगर होती है भी है तो उसको मतलब सेक्सुअल जो खुशी मिलना चाहिए वो कुछ होता ही नहीं है उसको, और उसकी पार्टनर को भी नहीं होता है। दूसरा डिलेड इजैकुलेशन में क्या होता है कि उसकी वाइफ जल्दी स्खलित हो गई, करने के लिए वो इच्छुक है, लेकिन उसका हस्बैंड में बहुत टाइम लग रहा है, तो वो चीज इरिटेट करती है, फिर उससे झगड़े लड़ाई होते हैं बहुत ज्यादा। और क्या है, मेंटल प्रेशर दोनों पे पड़ता है उसका इफेक्ट, स्ट्रेस और एंजाइटी रहता है सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, तो स्ट्रेस और दिन ब दिन और बढ़ता है कि अब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा तो और तकलीफ होगी और होगी, एंजाइटी भी रहता है। मैरिटल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि अनसेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल लाइफ रहता है, सेक्सुअल लाइफ उसको नहीं मिल रहा है तो वो मैरिटल रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि वाइफ को अपने हस्बैंड से नहीं मिल रहा है तो वो किसी और के साथ करने लगती है, और ये हस्बैंड को पता रहता है, तो जब वो अपने वाइफ से करना चाहेगा तो उसको मतलब या तो घिन आएगी या गिल्टी फील होगा, दोनों चीज हो सकता है, या वो नहीं करना, तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लाइफ में। या इनएबिलिटी टू गेट योर पार्टनर प्रेग्नेंट, मतलब मेल इनफर्टिलिटी जैसे वो कंडीशन जाएगी, अगर डिलेड हो रहा है तो उसका शुक्र नहीं निकल पा रहा है टाइम पे, या नहीं निकल पा रहा है, इम्पेयर्ड है या फिर डिलेड है, तो वो अपनी वाइफ पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो आयुर्वेद में डिलेड इजैकुलेशन जो होता है उसको हम शुक्र शैल लक्षण ऐसा हम लोग मानते हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि शुक्र जितना बढ़ता है शरीर में, ओवरऑल माइंड में बॉडी में हर्ष उत्पन्न होता है। शुक्र का काम है नया सेल बनाना, और शुक्र का काम है मनुष्य को खुश रखना। जितना शुक्रवान रहेगा इंसान, शुक्रसार रहेगा, उतना वो प्रसन्न रहेगा। तो जो ब्रह्मचारी लोग जो रहते हैं 100% ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते हैं, वो हर समय उत्साहित रहते हैं, नए नए काम करते हैं। जिसका शुक्र का क्षय होता है वो बहुत ज्यादा जल्दी, जितना शुक्र क्षय निकलते जाएगा उतना वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो यहाँ शुक्र क्षय को ही सोचना है, और इसके बारे में अष्टांग हृदय सूत्र सन 11 में बताया है। जो डिलेड इजैकुलेशन, ये हमारे आचार्य लोगों को मालूम था, उन्होंने संस्कृत में लिखा है ये चीजें। शुक्र शुक्र चिरात प्रसिद्ध चेत, चिरात प्रसिद्ध चेत मतलब बहुत देर के बाद निकलता है। शुक्रम शोणितम एव वा, या शुक्र के साथ खून निकलता है, शोणित निकलता है। तो दो अत्यार्तवम व्रणसयोर मेढ्रम धुमारतव चा, मतलब वहां पे पेन होगा, मेढ्र में पेनिस में उसको पेन होगा, देर से निकलेगा। ये शुक्रवार स्त्रोतस की दुष्टि का लक्षण है, उसमें भी ऐसे ही बताया कि देर से निकलता है। और उसमें मेढ्र में धुमायन, मतलब ऐसे लगता है कि धुआं निकल रहा है, ऐसे बर्निंग जैसा फील होगा। तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं ना, जिनको ये डिलेड इजैकुलेशन हो रहा है या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन हो रहा है, वो ऐसे ही बोलते हैं। दूसरा है कि शुक्रस्य दोषात क्लैब्यम अहर्षणम, रोगिर्वा क्लैब्यम अल्पायुर्विरूपम अप्रजायते, न चास्य जायते गर्भः पतति प्रसरत्वत्यपि, शुक्रम ही दुष्टम सापत्यम सदारम बाधते नरम, मतलब उसमें सभी लक्षण अगर हैं तो उसकी पत्नी को या होने वाली संतति, उनमें ये शुक्र दोष्टि के वजह से सब बीमारियां हो सकती हैं। जैसे क्लैब्यता आएगी पुरुष में, मैथुन की इच्छा कम होगी, उसकी संतति नपुंसक टाइप की होगी, अल्पायु होगी या कुरूप होगी, गर्भ संभव ही नहीं होगा, या गर्भपात गर्भस्राव जल्दी हो जाएगा, या शुक्र में शुक्राश्मरी जैसे रोग भी हो सकते हैं। और जो ये बताया ना शुक्रम, शुक्र चिरात प्रसिद्ध चेत, मतलब डिलेड इजैकुलेशन हो रहा है। शुक्रम शोणितम एव वा, या शुक्र के साथ खून निकलता है, यहाँ पे शुक्र शायद इतना ज्यादा हो गया कि ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो दो अत्यार्तवम व्रतसन्योर मेढ्रम धुमार यतीवच्चा, मतलब उसको धुआं निकलने जैसा हो रहा है। तो ये हम आयुर्वेद में शुक्रगत बात या शुक्र क्षय इसको समझते हैं। डिलेड इजैकुलेशन जब होता है तो इंट्राविजाइनल इंजैकुलेशन जो होता है वह भी बहुत देर से होता है, और उसको बहुत टाइम लगता है क्वाइटल स्टिमुलेशन के लिए और सेक्सुअल अराउजल के लिए। तो सेक्सुअल अराउजल भी बहुत स्लो होगा उसको,
अराउजल का मतलब ये नहीं है कि इरेक्शन, अराउजल मतलब उसका जो एक्साइटमेंट है बॉडी में, माइंड में जो एक्साइटमेंट है वो भी बहुत डिले होता है। इसके वजह से मतलब ये जब वायु बढ़ जाता है तो वायु का जो द्रवत्व है, चलत्व है, वो कम हो जाता है। इसीलिए उसको सफिशिएंट स्टिमुलेशन, प्रेरणा जो मिलनी चाहिए हर्ष की, ध्वजो ध्वजो क्या बोलते हैं, ध्वज उपघात की, जो उपघात नहीं बोलेंगे, ध्वज हर्ष की, ध्वज हर्ष को हम लोग ये बोलते हैं, इरेक्शन बोलते हैं संस्कृत में, और योनि व्यापक में पढ़ा है। तो वह बहुत लैक ऑफ सफिशिएंट स्टिमुलेशन, लैक रहेगा वहां पे। इसी तरह से वायु जब बढ़ता है तो शुक्र धातु बहुत कम हो जाता है, और उसमें शुक्र का जो क्वांटिटी है, मतलब 1 ml से 5 ml तक निकलना चाहिए एक बार में। जो अच्छे पुरुष होते हैं उनको 5 ml तक अच्छे से निकलता है शुक्र, वॉल्यूम। और डेंसिटी भी उनकी अच्छी रहती है, स्पेसिफिक डेंसिटी भी अच्छी रहती है, विस्कोसिटी भी अच्छी रहती है, कलर भी अच्छा रहता है। लेकिन इनमें बहुत कम आता है। कुछ पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं कि 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ही आता है। तो डिलेड इजैकुलेशन में ये प्रॉब्लम भी रहती है, इतना कम मात्रा में आता है, और बहुत एफर्ट करने के बाद थोड़ा सा आएगा। वो 1 घंटा ट्राई कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा आ रहा है। तो इसमें बृहति का फल जो है वो गुड गुड शुक्र रेचक ऐसा माना जाता है। अब मैं ट्रीटमेंट बताऊंगा, आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपको कुछ बोलना है? डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन, ऐसे पेशेंट आपके पास आए हैं क्या? कुछ अनुभव है पेशेंट का? सर पेशेंट थे मेरे पास। हाँ, तो बताइए। सर अभी पेशेंट दिख पेशेंट, रहा था मुझे। अब अभी पेशेंट देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, सॉरी। किसी को कुछ बोलना है? कंचन मैम, आपके पास पेशेंट आए हैं ऐसे कि मतलब हेलो। डिलेड या इम्पेयर्ड इजैकुलेशन है? जी सर, डिलेड वाले तो मैंने जरूर देखे हैं। और इसमें बिल्कुल ऐसी बोलता है पेशेंट कि एक तो सीमेन निकल नहीं रहा है, और निकल रहा है तो उस समय बहुत तकलीफ होती है, उसे पेनफुल रहता है। और जो होता है क्वांटिटी वो बहुत ही कम होता है, और बोलता है थीन है, मतलब जैसे व्हाइटिश टाइप नहीं है, जैसे पानी टाइप ही थोड़ा सा ही आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट होते हैं सर। और इसमें एक तो वो उसके फीमेल को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तो उसको बहुत पेन होते रहता है। मतलब सेक्स इरेक्शन होने के बाद उसको बाहर स्पर्म का निकल ही नहीं रहा है, तो उसको पेन बहुत होने की वजह से वो वैसे ही परेशान होता है, मतलब उसको सेक्स करने की इच्छा भी नहीं होती है। मतलब वो बोलता है कि नहीं, मैं करने जाऊंगा तो भी वो इतना दर्द मुझे हो रहा है कि मैं सेक्स करने की इच्छा मुझे नहीं हो रही है। तो यहाँ पे भी इनफर्टिलिटी दिखती है। मतलब हम हर बार जैसे कि फीमेल को ही एक ये ठहराया जाता है कि इनफर्टिलिटी के एक कारण, मतलब जब भी बच्चा पैदा नहीं होता है तो एक फीमेल को ही पहले टारगेट किया जाता है कि इसमें ही कोई दोष है। पर आप ये टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़ा के ना बहुत ही क्लियर कर दिया है सबको। इवन पेशेंट्स भी सुन रहे होंगे, इवन बाकी लोग भी सुनते हैं आयुष दर्पण को, तो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है कि जैसे एक मेल पार्टनर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब इनफर्टिलिटी मतलब फीमेल को ही टारगेट ना बनाए, मेल के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे आप इतने अच्छे से 3 दिन से हमें समझा रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। जी सर। हाँ ठीक है। अभी इसमें हमें चिकित्सा क्या करना है वो सबसे जरूरी है। जब इम्पेयर्ड है, इम्पेयर्ड मतलब हो ही नहीं पा रहा है, या डिलेड है, तो क्या करें? तो इसमें सबसे पहला चिकित्सा का सूत्र है दीपन पाचन स्त्रोतोशोधन अनुलोमन। तो अग्नि को बढ़ाना है, हमारा वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अग्नि मंद जो है उसको, अग्नि को अच्छा करना है, आम का पचन करना है, स्त्रोतस का शोधन करना है, अपान वायु जो है उसका अनुलोमन करना है, मल का करना है। और दूसरा क्या है कि कुछ ऐसे द्रव्य देने हैं कि शुक्र निकल नहीं पा रहे, अपने स्रोत से नहीं निकल पा रहे, तो उसको निकालने वाली दवाइयां। उसमें क्या रहता है, तो बृहति का फल और शुक्र विरेचन वाले काश्मीरी फल जो है, जिसको हम गंभारी बोलते हैं, वो डॉक्टर हरिहर सर है ना, उनके पास जो जंगल है वहां पे काश्मीरी फल बहुत मिलते हैं। तो काश्मीरी फल का घृत सिद्ध करें, काश्मीरी आदि घृत, या वो काश्मीरी फल खाने को दें, तो वो शुक्र का रेचन करता है, सबसे अच्छी दवाई है। इस वजह से बाजीकरण दवाइयां, वातानुलोमन, शुक्र बढ़ाने वाली दवाइयां, बल औषधि देना है, तो जो इजैकुलेशन को हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर हम दीपन पाचन कर दिए, अग्नि अच्छा हो गया है, तो हमें वहां नसों को और मसल्स को, नर्व्स को ब्लड सप्लाई, और पूरा पेनिस के उसको अंग को पूरा ताकत देना है। तो अश्वगंधादि लेहम,
अश्वगंधादि लेहम देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इक्षुरादि बीज लेहम, मतलब जो गन्ने का जो बीज होता है उससे अवलेह बनाया जाता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर मदन मोदक लेहम, ये वैद्य रत्नम कंपनी बनाती है, बहुत अच्छा दवाई बनाती है। च्यवन प्राश अवलेहम, अच्छा क्वालिटी का च्यवन प्राश खिलाएं, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा, कुछ घृत कल्पनाएं जो वायु का शमन करती है, क्योंकि रुक्षता बढ़ी है, वायु का जो द्रवत्व है या चलत्व है वो वीक हो गया है वहां पे शुक्र शय से, तो हमें शुक्र को भी बढ़ाना है और स्नेहन भी करना है ताकि शुक्र निकलने में इजी हो। अगर वो शुक्र निकलने में इजी नहीं है क्योंकि वहां पे रुक्षता बढ़ी है अंदर, पूरा पाथवे जो है, तो इसलिए अमृत प्राश घृतम, अश्वगंधा घृतम, कल्याण माइंड पे भी काम करना है तो कल्याण घृतम, नागबला सर्पी या घृतम, महाकल्याण घृतम, शतावरी घृतम, सुकुमार घृतम। यूनानी मेडिसिन जो है, क्योंकि मुस्लिम लोग जो रहते हैं ना वो उनके रिलीजन में चार चार विवाह करना अलाउड है इंडिया में। बाहर तो और भी है, अनलिमिटेड है, आप कितना भी कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं कि जो उसामा बिन लादेन था उसके तो हर गली गली में बच्चे थे, इतना उसने वो किया था। तो वो लोग जो देते हैं ना हलवाए सलाब, यूनानी मेडिसिन में आता है, हलवाए पैशा, हलवाए गाजर। अब इसमें क्या कंटेंट्स है वो मैं कभी बाद में बताऊंगा। इससे बहुत ज्यादा वाजीकरण काम होता है, तो वो एक बार में चार पत्नियों को सेटिस्फाई कर देता है, इतनी उनकी ताकत बढ़ जाती है पुरुषों में। और वो लोग कस्तूरी का भी प्रयोग करते हैं तो उससे भी होती है। उसके बारे में मैं यूनानी मेडिसिन के बारे में बाद में बताऊंगा। इसी तरह से खाने में शालिशष्टी चावल देना है खीर बना के, या गेहूं देना है, मसूर देना है, उड़द देना है, माश देना है, मक्खन देना है, दूध देना है, घी देना है, गाय का दूध गाय का घी। इससे बहुत अच्छे से ये इजैकुलेशन मतलब निकलना इजी हो जाता है, मतलब शुक्र बढ़ता भी है निकलता भी है जितना वो दूध पिएगा। दूसरा क्या है कि सिद्ध मकर ध्वज अगर दे दिया जाए दो दो गोली सुबह शाम, तो इंसान का शुक्र जल्दी बढ़ के निकलने में आसानी हो जाती है। इसी तरह से जो बकरा का या शिप का जो मीट होता है वो काम करता है। फ्रूट्स में ग्रेप्स है, अंगूर है, खजूर वृक्ष काम करता है। इसलिए आप लोग देखेंगे अरब में लोग खजूर को सबसे अच्छा मानते हैं, खजूर खाते हैं। जब वो ये करते हैं रोजा रखते हैं तो रोजा छोड़ने के टाइम पर भी खजूर खाते हैं। और वहां पे 5,000 रुपए किलो या 10,000 रुपए किलो ऐसा खजूर मिलता है, अच्छा अच्छा क्वालिटी का, बड़ा बड़ा एक एक पाव का भी खजूर मिलता है। वो बहुत वृक्ष रहता है, उससे पुरुषत्व बढ़ता है। फिर मैंगो खाना, मैंगो से भी बढ़ता है, जामुन खाना, अनार खाना। इसी तरह से जो ये रहते हैं बादाम या फिर पिस्ता या फिर जितने ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छा इजैकुलेशन को बढ़ा देते हैं, मतलब वृक्ष कार्य करते हैं। उसमें बादाम है, खजूर है, फिर ये जो रहते हैं खारी को क्या बोलते हैं हिंदी में, छुहारा बोलते हैं, छुहारा खाना, खजूर का ही ड्राई पार्ट रहता है छुहारा खाना। ऐसे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब जो रहते हैं वह, या काला मनुका, वो भी शुक्र बढ़ाता है, रस धातु भी अच्छा करता है, शुक्र भी बढ़ाता है। आप लोग को कुछ और अगर दिमाग में आ रहा है तो बता सकते हैं। और इसके साथ में सुयोग्य व्यायाम करना चाहिए। और इसमें बस्ती का बहुत अच्छा रोल रहता है, जितने भी वृक्ष दवाइयां हैं जैसे अश्वगंधा है, मुसली है, फिर शिलाजतु है, इसका अगर हम बस्ती मार्ग से दें, उत्तर बस्ती दें बस्तांड घृत का, या फिर जीवनीय घृत का बस्ती दें, मृदु विरेचन कराएं। और अश्वगंधा शतावरी कपिकच्छु इसका शीर बस्ती दें, या बंग भस्म दें, इंद्रगोप का कीड़ा दें, दूध दें, पीने के लिए भी दें बस्ती भी दें। तो इससे शुक्र व स्त्रोतस की दृष्टि ठीक होती है और डिलेड या इम्पेयर्ड जो है वह ठीक हो जाता है। और जो उसकी पार्टनर है वो भी प्रोत्साहित करे, सबसे मेन है कि वहां पे इंसल्ट नहीं करना है, उसको रेस्पेक्ट देना है। जो भी अगर मेल पार्टनर को तकलीफ है तो अगर जो उसकी पार्टनर है लड़की, वो अगर सपोर्ट करेगी तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, फिर उसका फिर अच्छे से वीर्य निकलना इजी हो जाएगा। वो भी एक चिकित्सा का पार्ट होता है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? कुछ मेडिसिन आप लोग को दिमाग में आ रही है तो बोल सकते हैं। रसेंद्र काम चूड़ामणि रस भी है, त्रिवंग भस्म, वंग भस्म, शुक्र वल्लभ रस, शुक्र मातृका वटी, और स्नेहन करना है, ये सब करना है। बाकी आप लोग कुछ बताइए। गौरैया जो पक्षी होती है उसका मांस, उसका अंडा खाना, ये भी बहुत शुक्र बढ़ाता है। पक्षियों का मांस तो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसा बोला जाता है, चरक संहिता में बोला है कि 3 तरह का बाजीकरण होता है। एक दवाई जो रहता है वो घोड़े की तरह रहता है,
घोड़ा जो है वो वो बहुत फोर्सफुली कर सकता है सेक्सुअल एक्टिविटी। एक होता है बैल के समान, बैल लॉन्ग टाइम तक कर सकता है, फोर प्ले जैसा भी काम कर सकता है, और शुक्र बहुत देर से आराम से निकालता है जब उसको निकालना है। वहां इम्पेयर्ड नहीं है, वो उसकी इच्छा है कि वो कब निकालना चाहे। ठीक है। और एक होता है चटक पक्षी। चटक पक्षी हर 2-2 मिनट में निकालता है। तो ये वाजीकरण दवाइयां 3 तरह से काम करती है, ऐसा ग्रंथों में बोला है। अब इसके बाद आता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है। 1 मिनट, कहाँ गया? 1 मिनट रुकिए, मुझे ना वो कल का जो मेरा बनाया हुआ था पीपीटी वो लाना पड़ेगा। 1 मिनट रुकिए, रेट्रोग्रेड वाला। 1 मिनट, मुझे पीपीटी यहाँ पे लाना पड़ेगा। जो मैं बताना चाहता हूँ ना वो मैंने पीपीटी में बनाया था। आज 28 है ना, 27 डेट का। हाँ। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बताता हूँ, उसका मैं पीपीटी से बाद में दिखा देता हूँ। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो होता है ना, वो इजैकुलेट होता है, लेकिन इजैकुलेट के पहले ही ऑर्गेजम के टाइम पे वो बैक आता है, सारा शुक्र जो है बैक आता है, ब्लैडर के पास जाता है, यूरेथ्रा से नहीं निकलता है, और वो पेनिस से नहीं निकलता है। वो अभी जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, शुक्र व स्त्रोतस जो है वहां से वो आ रहा है, टेस्टिकल से वो आ रहा है, मैं आपको एरो में दिखा रहा हूँ, वो आ रहा है, लेकिन वो यहां तक आने के बाद वो ब्लैडर के पास जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, वो आके नीचे नहीं उतर रहा है, पेनिस तक नहीं जा रहा है। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। तो इसको बोलते हैं कि ड्राई ऑर्गेजम, या उसमें ऑर्गेजम जो रहता है वह एब्सेंट रहता है, शुक्र नहीं निकल रहा है, शुक्र बिल्कुल नहीं, इरेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शुक्र नहीं निकल रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है। और यूरिन क्लाउडी होता है, क्योंकि वो यूरिन में वो मिक्स हो जाता है, ब्लैडर में वो जाके और मिक्स हो जा रहा है। तो क्योंकि उसमें सीमेन रहता है, तो शुक्र जो है वो यूरिन के साथ निकल रहा है। तो ये भी मेल इनफर्टिलिटी रहती है, इसको शुक्र में भी कह सकते हैं। अब ये इसका कारण ये हो सकता है कि मेल ऑर्गेजम के टाइम पे स्पर्म जो निकल रहे हैं वो एपिडिडाइमिस के साथ से निकल रहे हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, तो वास्ट डिफरेंस से कर रहे हैं, और वो ना सेमिनल वेसिकल्स हैं वहां पे मिक्स हो रहे हैं, प्रोस्टेट फ्लूइड से मिक्स हो रहे हैं, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में मिक्स हो रहे हैं। और उसके बाद में ब्लैडर का नेक जो है वो इतना टाइट है, जो मसल्स है वहां पे ब्लैडर के नेक में, यूरिनरी ब्लैडर के नेक में इतना टाइट है कि शुक्र आगे बढ़ नहीं पाता है, वो पीछे की तरफ ढकेल दिया जाता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है ना, वो नेक मसल, ब्लैडर के नेक मसल जो है बहुत वीक होते हैं, या जो नर्व मसल को कंट्रोल करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो स्पर्म जो रहता है वो ब्लैडर में एंटर हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हो जाता है, इजैकुलेटेड होना चाहिए आगे की तरफ पेनिस से, तो वो नहीं निकल पाता। दूसरा क्या है कि मसल जो ब्लैडर को क्लोज करते हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे अन्न नलिका है हमारा गले में, तो एपिग्लोटिस जो है ना वो क्या करता है, एक ढक्कन की तरह रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो अन्न नलिका को क्लोज कर देता है। जब हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो वह क्या करता है, श्वास नलिका को क्लोज करता है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ मसल्स होते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर को ऐसे कंट्रोल करते हैं कि शुक्र आराम से निकल पाए। लेकिन रेट्रोग्रेड जब इजैकुलेशन होता है, तो वो जो मसल्स होते हैं ना वो प्रॉब्लमेटिक रहते हैं, वह आगे बढ़ने नहीं देते, रास्ता को रोक देते हैं शुक्र को। कुछ कुछ सर्जरी होती है, जैसे ब्लैडर नेक सर्जरी होती है, प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, उसके वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। कुछ मेडिसिन होता है जो हाई बीपी की दवाइयां रहती हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की रहती हैं, मूड डिसऑर्डर की रहती हैं, उनका साइड इफेक्ट से भी शुक्र आता है, टेस्टिकल से निकल रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाता है, वो रिवर्स मारता है। इसी तरह से नर्व डैमेज करता है, जैसे डायबिटीज अगर है तो वो जो पेनाइल एरिया में, पेनिस के एरिया में जो नर्व्स हैं वो डैमेज कर देगा, तो उसकी वजह से भी वो आगे जा ही नहीं पा रहे, स्टिमुलेशन नहीं हो पा रहा है। या मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता है,
तो ये ड्राई ऑर्गेजम जो रहता है, ये प्राइमरी साइन होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन का। ड्राई ऑर्गेजम जो रहता है उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप या आधा ड्रॉप निकलेगा, या सीमेन नहीं निकलेगा। इसमें प्रोस्टेट का अगर रिमूवल हुआ है, प्रोस्टेटेक्टॉमी होता है, उसमें भी होता है। सिस्टेक्टॉमी होता है, अगर ब्लैडर निकाल दिया सर्जरी करके, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे कैंसर वगैरह हो गया, तो बहुत इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्लैडर तकलीफ दे रहा था, तो वही निकाल देते हैं। या रेडिएशन थेरेपी देते हैं पेल्विक एरिया में कैंसर को ठीक करने, जैसे कोलोन कैंसर वगैरह है तो वहां पे, या वजाइनल, सॉरी फीमेल पेशेंट नहीं, मेल पेशेंट, कोलोन कैंसर ही रहता है, इंटेस्टाइनल कैंसर होता है, तो वहां पे रेडिएशन थेरेपी दिया, उसके वजह से भी मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं, तो वो ड्राई ऑर्गेजम रहता है। या इसके वजह से या फिर डायबिटीज बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, प्रोस्टेट और ब्लैडर सर्जरी हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, उसके वजह से भी ड्राई ऑर्गेजम रहता है। शुक्र आगे न निकल के पीछे की तरफ लौट जाता है। तो इसको फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखना चाहिए, सब चीज यूरिन एनालिसिस करना चाहिए। और आयुर्वेद में अगर देखा जाए तो उदावर्त की चिकित्सा जो बताइए, जो वात पित्त कफ, सॉरी, वात का वेग, मल का वेग, मूत्र का वेग, वेगों का धारण करने से जो उदावर्त होता है, तो उसके वजह से मार्ग अवरोध होता है, स्त्रोतोदुष्टि होती है, और ये प्रॉब्लम होता है, तो उदावर्त की चिकित्सा करना है। और इसका कारण आयुर्वेद के हिसाब से वेग विधारण, शुक्र वेग को रोकना, मल वेग को रोकना, मूत्र वेग को रोकना, अपान वायु को रोकना, ये कारण हो सकता है। तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन होता है, ये कॉज होता है। तो चिकित्सा में बाथर चिकित्सा, अनुलोम चिकित्सा और स्निग्ध प्रयोग, इसमें हमें उत्तर बस्ती वगैरह देना है। और कुक्कुट का मांस, मतलब चिकन का मांस, मुर्गे का मांस, ये बहुत अच्छा काम करता है। सुकुमार कषाय बहुत अच्छा काम करता है। कस्तूरियादि वटी बहुत अच्छा काम करता है, कस्तूरी से बनाया हुआ वटी। चंद्र प्रभा वटी, वो क्या करता है, वो पूरा अपान क्षेत्र को अच्छा करता है। शिवा गुलिका, सुकुमार रसायन, फिर अब्रक भस्म बहुत अच्छा काम करता है। बस्त्याशमंतक घृत, अवपीड़क स्नेह, खाने के पहले और खाने के बाद सुकुमार घृत अच्छा काम करता है। इसी तरह से पिचू रखना है, पिचू जहां पे पेनिस की शुरुआत है वहां पे रखना है, गुद मार्ग में रखना है, यूरिनरी ब्लैडर जहां पे पाल्पेट होके पता चल रहा है वहां पे रखना है। तो पिचू के उधर से धन्वंतर तेल का पिचू रखें, तेल जितना एब्जॉर्ब होगा उतना, आप लोग देखिए फोटो में दिख रहा है, जो टेस्टिकल से जो ये निकल रहा है, ये सब लुब्रिकेट होता है, तो वायु का शमन होता है, तो वो रास्ता खोल देता है। अवगाहन स्वेद देना है बाथर काढ़े से, पेशेंट को टब बाथ, सिट्स बाथ में ऐसे करके बिठा देना है। या धन्वंतर तेल का अनुवासन बस्ती देना है, पिपल्यादि तेल का देना है, शीर बला तेल का देना है, हपुष्यादि यापना बस्ती देनी है, बला तेल का शिरोधारा करना है। वाग्भट ने कहा है कि घी पिलाना है ज्यादा मात्रा में, खाने में दीपन पाचन करके जितना मात्रा में आप घी देंगे, खाने के पहले खाने के बाद में इतना घी दीजिए कि उसके गुद मार्ग से पूरा घी घी आने लगे, इतना घी दीजिए, ऐसा वाग्भट जी ने कहा है। और ऐसा सोचना है कि ये अधोनाभिगत अधोनाभि जविकर, नाभि जविकार, अधोनाभिज विकार ऐसे बताया है, तो नाभि के नीचे वाली विकार है, इसमें ये बोला है। और पित्त और वायु जो रहता है उसको शमन करना है, तो ब्लैडर का एरिया, ग्रॉइन का एरिया, थाई का एरिया उसको ताकत देता है। इसी तरह से हमें बल्य वगैरह दवाई देनी है, वृक्ष दवाइयां देनी है। तो घी पिलाना सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। आप इसमें गोक्षुरादि घृत, त्रिकंटकादि घृत बोलते हैं, वो दे सकते हैं। कप्पिकच्छु सिद्ध घृत, विदार्यादि घृत, अश्वगंधा घृत, और मुसली सिद्ध घृत दे सकते हैं। और ड्राई फ्रूट से बनाया हुआ जो शीर खुरमा रहता है, जो ईद में खाया जाता है, मुस्लिम लोग खाते हैं, उससे बहुत ही अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। रेट्रोग्रेड जो ये हो रहा है, ड्राई ऑर्गेजम हो रहा है, इजैकुलेशन, वो सब ठीक हो जाता है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? ऐसे पेशेंट देखे आप लोगों ने कि वो लोग को ड्राई ऑर्गेजम है, ऐसे पेशेंट आए आप लोग के पास? किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं, बहुत सारे पेशेंट आए हैं। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक मुस्लिम पेशेंट आता था, वो ना क्या करता था, जो ये बकरा काटते हैं ना, उसका बिजनेस है। तो वो मुझे ये बता रहा था कि उसके कान से आवाज आ रही है 2014 से,
और वो मेरे पास आया था 2019 में, मतलब 5 साल से वो प्रॉब्लम में था। कान से कंटिन्यू टिनाइटस हो रहा था, कर्णस्वेद कर्णनाद। तो मैंने उसका हेतु निकाला कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो वो उसने मुझे ये बोला कि सर, मेरी शादी हो गई है, दो उसकी बीवियां हैं, तो उनके साथ तो वो करता ही है। और मतलब उसकी जो लत है, गंदी आदत है, वो बताया उसने, और उसने सच बताया। वो कारण से उसको कर्णस्वेद भी था, और ये ड्राई ऑर्गेजम भी था, उसको सीमेन निकलना बंद हो गया था। तो उसने मुझे ये बोला कि दो बीवियों के पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो उसकी शादी हुई है किसी मुस्लिम के साथ। तो वो भी मुस्लिम है, तो वो गर्लफ्रेंड के साथ भी उसकी आदत नहीं छूटी, उसके साथ भी वो करता है। और एक चौथी जो है, एक कोई मैडम है, उनके हस्बैंड दुबई में रहते हैं। तो वो थोड़ा ज्यादा एज की थी, 40 प्लस की थी। तो हस्बैंड नहीं है, तो उनको चाहिए था। और हस्बैंड ने वहां शादी करके रखा है, एक वहां रखा है और एक इनको रखा है, तो वो पैसे भेजता है, जब वो इंडिया आता है तो इनके साथ रहता है। तो अब उनकी जो जरूरत है वो कौन पूरा करता था, तो ये करता था। उसने मुझे सब सच बताया। तो अगर कोई इंसान 4 लेडीज के साथ रोज करेगा, और कुछ वृक्ष दवाइयां नहीं खाएगा, तो उसको कान में वात का प्रकोप, क्योंकि पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्रास्ति स्पर्शनेन्द्रियम, श्रोत्र भी वायु का स्थान है। श्रोत्र में उसको कर्णस्वेद कर्णनाद हो रहा था। और दूसरा बात है कि उसको ड्राई ऑर्गेजम ये तकलीफ था। बोला कि पहले तो मैं कर पाता था, लेकिन अभी मैं करता तो हूँ, लेकिन मुझे शुक्र ही निकलना बंद हो गया। तो आप कुछ इलाज बताइए। तो ये मुझे पता चला, रेट्रोग्रेड जो इजैकुलेशन होता है, शुक्र आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और उसने ये भी बताया कि यूरिन के साथ मुझे वाइट निकलता है, ऐसे शुक्र टाइप निकलता है। और जब यूरिन कर लेता है तो चिपचिपा चिपचिपा निकलता है। तो ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं। एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं क्या ऐसे केस? डॉक्टर अभय सर, आपके पास ऐसे पेशेंट आए हैं क्या, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन वाले? कुछ अनुभव है? या प्रशांत भट्ट जी पेशेंट देख रहे हैं? नहीं, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वीना मैम, हरिहर सर, कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं आप लोगों ने? कंचन मैम, शशि मैम, कुछ पेशेंट देखे हैं? अभय सर बताइए। सर ये तो मैं कॉलेज लाइफ में बहुत देखे थे इनको क्या? बंदे। जी, क्या ये जो बताइए। युरिन के टाइप चिपचिपा आहे आपल्या मराठी में धातू पडता असं म्हणतात. हाँ तो वो तो प्रोस्टेट भी इनलार्ज में भी होता है वैसा ना, या हाँ, नहीं होता? यूरिन में निकल रहा है, लेकिन नॉर्मल जब वो करना चाह रहे हैं तब नहीं निकलता। नहीं नहीं, बराबर है। और हाँ उनका ये होता ही है, बहुत पेशेंट देखे बॉम्बे में। हाँ हम उस टाइम क्या चंद्रप्रभावती वगैरह चलाते थे उधर, नहीं जी करते थे, ज्यादा कोई देते नहीं थे। हाँ, हाँ। और जो मैंने डिलेड इजैकुलेशन वाला बताया पहले, उसका भी मैं एक बताता हूँ एग्जांपल। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए थे कि वो बोलते थे कि हम 6 6 बार करते हैं, 7 7 बार करते हैं, हम इजैकुलेट इतना बार करते हैं, हमको आदत है वैसी। लेकिन उनका बाद में ऐसा प्रॉब्लम होने लगा ना, तो मैंने उनको घृतपान कराया, वृक्ष घृत पिला के। और मैंने उनको चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुगुल दिया। तो चंद्रप्रभा गोक्षरा, और लेकिन उनको कहा कि आप अपने पे संयम भी रखिए, ये भी है, जरूरी है। अगर आप कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा रोकिए अपने आप को। अगर एंजॉय करना है तो अच्छे से एंजॉय करिए ना, ये क्या नपुंसकता की तरफ जा रहे हैं। और चंद्रप्रभा गोक्षरादि गुगुल देने से उनको यूरिनेशन अच्छे से होने लगा, स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति ठीक हुई, वायु का अच्छा से अनुलोमन हुआ यूरिन के थ्रू, और फिर उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये मुझे अनुभव में आया। जी, हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, जो शुगर वाले होते हैं, डायबिटिक वाले होते हैं, उनको कम होता है। उनको तो इरेक्शन ही नहीं होता है सर, उनको तो लॉस ऑफ लिबिडो रहता है। चलिए अब उस अच्छा, पे आते हैं। हाँ बोलिए सर। ऐसे पेशेंट आते हैं अभी, तो उसमें कुछ फायदा तो नहीं लगता मेरे से। अच्छा, तो अभी मुझे और बताना था, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उस पे बात करें कि कल करें? आप लोग बोलिए, करें आज करें? 15 मिनट है अभी। महेंद्र सर, आप कुछ बोल नहीं रहे, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या सर? नहीं सर, ये शुक्र में वाले थे कि इस तरह के पेशेंट तो मेरी नज़र में नहीं आए। उस तरह पहले पेशेंट तो मैं देखे हैं क्या, और इस तरह का पेशेंट तो नहीं आया मेरी।
जी सर। तो मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बता देता हूँ। इसमें एक तरह का ये इम्पोर्टेंस रहता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें क्या रहता है कि इरेक्शन नहीं आ पाता, जो इंटरकोर्स करने के लिए इरेक्शन चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कुत्तों को ना श्राप मिला है कि वो लोग ना कहीं पर भी ओपनली एरिया में वो मैथुन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, गैंग रेप जैसे भी करते हैं, कुतिया के साथ करते हैं, उनको श्राप मिला है। वो श्राप की कहानी मैं बाद में कभी बताऊंगा। लेकिन कोई भी अगर इंटरकोर्स कर रहा है, जो भी है मेमेलियन प्राणी है, तो उसका जो पेनिस है वो इरेक्ट होना बहुत जरूरी है। वो वजाइना के थ्रू अंदर जाना जरूरी है। इरेक्शन नहीं होगा तो वो कैसे करेगा? तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बहुत पेशेंट आते हैं, इसको बोलते हैं ध्वजोपघात। ध्वज का उपघात होना, इरेक्शन ही नहीं होना। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं कि इरेक्शन होने में ट्रबल हो रहा है, इरेक्शन को टिकाए रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, या सेक्सुअल डिजायर कम हो रहा है। ये 3 चीजें रहती हैं। इसमें हमें डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो हिस्ट्री टेकिंग करना है कि क्यों उसका ये प्रॉब्लम हो रहा है कि इरेक्शन नहीं हो रहा है, ट्रबल हो रहा है, या रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर हो रहा है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। फिर ब्लड टेस्ट करना है, डायबिटीज मिलेटस है क्या, हाइपरलिपिडीमिया है क्या, फिर उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है क्या, वो देखना जरूरी है। फिर सीरम टेस्टोस्टेरोन, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर लो टेस्टोस्टेरोन है तो, और ये भी अगर हमें करना है तो 10 बजे के पहले ब्लड लेके फिर टेस्टोस्टेरोन करना है। क्योंकि मेल हार्मोन जो रहता है वो दिन में 10 बजे के बाद बहुत ज्यादा हाई रहता है। तो 10 बजे सुबह के पहले किया जाता है। इसका एक साइंस है, उस पर मैं बाद में बात बताऊंगा। तो 10 बजे के पहले वो निकाल के देखना है, ब्लड निकाल के टेस्टोस्टेरोन लेवल देखना है। फिर वेस्कुलर असेसमेंट देखना है कि जो पेनिस में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है क्या ब्लड वेसल्स का। अभी मेरे पास एक पेशेंट ने फोटो भेजा था, तो उसका ना पेनिस जो था ना वो इरेक्ट नहीं हो रहा था। तो उसका जो पेनिस में 1/4 भाग तक ही ब्लड ऐसे दिख रहा था ऐसे, और वो भी बड़ा, ऐसे फूला हुआ फुगा हुआ, और आगे के भाग में ब्लड जा ही नहीं रहा था। वो मैं आप लोगों को फोटो भेजूंगा, तो आप लोग देखिए ऐसे प्रॉब्लम रहता है। जो वेस्कुलर ब्लॉकेजेस रहते हैं ना, आगे तक वो ब्लड उतना स्पीड से बढ़ नहीं पाता है, जितना पेनिस को नरिशमेंट के लिए चाहिए उतना ही जा पाता है। लेकिन इरेक्ट करने के लिए जो ब्लड सप्लाई चाहिए फुल प्रेशर से, वो हो नहीं पाता है। तो ये कारण होता है। दूसरा क्या है कि ब्लॉकेजेस रहेगा तो इरेक्शन नहीं होगा, ये कारण होता है। तो इसके लिए हम लोग सेंसरी टेस्टिंग करते हैं। सेंसरी टेस्टिंग में डायबिटिक न्यूरोपैथी है क्या, या फिर नर्व इम्पल्सेस जो है वो ठीक तरह से जा रही है क्या, या नॉक्टर्नल पेनिस पेनाइल टोमेस्केंस टोमेस्केंस और रिजिडिटी टेस्टिंग, मतलब रात के टाइम पे उसको इरेक्शन हो रहा है क्या, स्लीप के टाइम पे उसका इरेक्शन हो रहा है कि नहीं, वो कुछ टेस्ट होता है। पेशेंट को सुला देते हैं, सिडेटिव देके सुला देते हैं, और टेस्टेरोन का इंजेक्शन देते हैं। वो देने के बाद फिर देखते हैं कि उसको इरेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फिजिकल कारण है या साइकोलॉजिकल कॉजेज है। फिजिकल कारण अगर होगा तो वो इरेक्शन नहीं होगा, साइकोलॉजिकल कारण होगा तो इरेक्शन होगा। सोते सोते भी उसको टेस्टेरोन का इंजेक्शन दिया है ना बाहर से, तो मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म में, तो उसको साइकोलॉजिकली माइंड तो सो रहा है, लेकिन माइंड इस अवस्था में भी गया, सपना अवस्था में, कि उसको इरेक्शन हो रहा है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट ये हमें पता चलता है। बहुत डिटेल में इस पर काम होता है। इसी तरह से साइको सोशल प्रॉब्लम्स होता है कि परफॉर्मेंस का एंजाइटी, सेक्सुअल एटीट्यूड्स या अपब्रिंगिंग कैसा हुआ है। अगर किसी को जैसे कि कोई आश्रम में कोई इंसान रहता है, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। मेरे पास एक लड़की आई थी, उसका शादी हो गया था। तो शादी होने के बाद वो आके इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि डॉक्टर साहब मेरा तो लाइफ ही बर्बाद हो गया। मैं उसका दुख सुन रहा था, वो मुझे रो रो के बता रही थी कि उसके जो हस्बैंड है वो जो ये रहते हैं ना, हरे कृष्णा हरे रामा इस्कॉन टेम्पल में भक्त हैं, भक्त। तो मतलब वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये लड़की को उससे प्यार हो गया, वो पुजारी से, और बहुत प्रेशराइज करके उनके गुरु से परमिशन लेके विवाह किया गया। तो जो इस्कॉन टेम्पल में जो डिवोटीज होते हैं वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, लेकिन गुरु ने आज्ञा दे दिया
तो फिर ऐसा हो गया। तो जो अपब्रिंगिंग हुआ था कि ये सेक्सुअल चीजों से दूर रहना है, केवल ईश्वर भक्ति करना है, इसके वजह से वो कर ही नहीं पा रहा था, उसको इरेक्शन ही नहीं आता था। तो जब ये लड़की ने क्या किया कि उसको पकड़ना छूना शुरू किया, एक बार वो सो रहा था, अचानक उसको कर दिया, तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा वो हो गया, बेचैनी होने लगा। अब कोई भी लड़की अचानक ऐसे करेगी, जिसको वो पत्नी मानता नहीं है मन से, लेकिन वो विवाह हो गया है, तो उसको ना फिर ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, उसको इरेक्शन आने लगा। तो उसने क्या किया कि गुस्से में आके अपने पेनिस को इंजर कर दिया, ईंट से मार मार के। फिर उसको डॉक्टर के पास ले गए तो इंजरी हो गई थी बहुत ज्यादा, ये उसकी वाइफ ने बताया। तो ये साइको सोशल प्रॉब्लम, मतलब सोसाइटी में जो रह रहे हैं साइको सोशल प्रॉब्लम, इसके वजह से भी मैं आप लोगों को इतना सारा चीज कैसे बताता हूँ, मैं जो इतने साल प्रैक्टिस किया हूं ना, उसका अनुभव से मैं बताता हूँ एग्जाम्पल देके। तो ये कारण होता है, जिस जगह पे वो रह रहे हैं, जैसे कोई आश्रम में रह रहे हैं, अब जैसे कि ये जो रहते हैं ब्रह्म कुमारी, प्रजापति ब्रह्म कुमारी में कुमार लोग रहते हैं, वो विवाह नहीं करते हैं, उन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य का पालन किया है। या फिर कोई आश्रम के जो लोग हैं, भक्त लोग हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, और अगर उनका ऐसा कभी संयोग हुआ कि उनको करना पड़ा, विवाह हो गया या कैसे करना पड़ा, तो अपब्रिंगिंग वैसे नहीं हुआ है, उनको वो संस्कार नहीं पड़े हैं, वो चीजें हुई नहीं है, तो उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम होगा, या रिलेशनशिप प्रॉब्लम होगा, एम्प्लॉयमेंट या फाइनेंशियल प्रेशर होगा, उसकी वजह से इरेक्शन नहीं आता है, वो स्ट्रेस रहता है तो वो नहीं करना चाहता है ये चीज, डिप्रेशन रहता है, या साइकेट्रिक डिसऑर्डर रहता है। तो ये भी प्रॉब्लम होता है। अभी एक पेशेंट है, एक लड़की आई, वो बोली कि मेरा हस्बैंड सिजोफ्रेनिया में है, मतलब वो अलग ही दुनिया में, उन्माद में था, कफज उन्माद में। कभी कभी शादी के बाद पता चला कि वो कभी कोल्हापुर के रेलवे स्टेशन में भीख मांग रहा है, उसको खुद भी नहीं पता कि वो कोल्हापुर कैसे चला गया पुणे से। वो चला गया, ट्रेन में बैठ गया, वहां जाके फिर किसी ने उसको बैठा दिया, खाना जो मिलता था खाता था, अलग ही दुनिया में था। ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से भी, और उसके बेसिस पे डिवोर्स भी हो जाता है। मतलब अगर कोई मेंटली पागल है ना, तो अगर लड़की ने वो किया, अब उसमें भी लड़कियों का वफादारी है कि वो अपने हस्बैंड को पागल कैसे प्रूव करे। जो लड़की चालू होती है वो प्रूव कर देती है कि सिजोफ्रेनिया है या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मेडिसिन ले रहे हैं तो मुझे डिवोर्स चाहिए। कुछ लोग नहीं कर पाते, इतना हिम्मत नहीं कर पाते, संस्कारी लड़कियां होती है, तो उसमें भी इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसका माइंड उस तरफ है ही नहीं। दूसरा, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी। ओबेसिटी का क्या रहता है कि मेद इतना बढ़ा हुआ रहता है कि शुक्र व स्त्रोतस में पूरा एडिपोज टिश्यू इतने बढ़ जाते हैं कि शुक्र निकल ही नहीं पाता है। और आयुर्वेद में भी अष्टोनिंदतीय में जवोपरोध बोला है कि मोटे इंसान शुक्र नहीं निकाल सकते हैं, कृच वैवाहिता होती है उनको, वैवाह करने में कृचता कठिनाई होती है। इसलिए केवल और केवल मेदस्वी लोग, मोटे लोगों को अलाउ किया गया कि शुक्र निकालो, बाकी सब लोगों को ब्रह्मचर्य बोला है। लेकिन उनको बोला है कि आप शुक्र निकालो, वैवाह करो, रात्रि जागरण करो, कम खाना खाओ, दिन में रात में कम सो, ऐसा बोला गया है, और एक्सरसाइज करो, ऐसे बोला गया है। उसी तरह से रीनल फेलियर में भी होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल वालों को भी होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कोलेस्ट्रॉल हाई है उसके वजह से भी होता है, और जो स्टैटिन दिया गया है उसके वजह से भी इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, या स्लीप एप्निया, ये भी होता है, या रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, अगर वो आर्टरीज नैरो हो गई है, आर्थेरोस्क्लेरोटिड हो गई है, आर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आ गए हैं आर्टरीज में, जो पेनिस में ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं, वो सब ब्लॉकेज हो गए, उसके वजह से भी इरेक्शन प्रॉब्लम होता है। सर्जिकल डैमेज अगर हो गया ब्लड वेसल में, उससे भी हो सकता है। या कुछ मेडिसिन या अल्कोहल ले रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे सिगरेट पी रहे हैं, उनमें भी रुक्षता आती है, उससे भी होता है। अल्कोहल ड्रग एब्यूज, या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिन मेडिसिन, डिप्रेशन की मेडिसिन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में, प्रोस्टेट कैंसर में ये इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन नर्व की बीमारी, नर्वस सिस्टम की बीमारी है, जैसे पार्किंसन डिजीज में होता है, 100% होता है, जिसको पार्किंसन पूरा हो गया है, कंपवात। अल्जाइमर्स में होता है, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा में होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेल्विक सर्जरी, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया, बावल का प्रॉब्लम हो गया, या फिर यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, पेल्विक ट्रॉमा हो गया, पायरोनिस डिजीज में भी रहता है। तो अभी लैक ऑफ इरेक्शन है, ध्वजोपघात है, इस पे चरकाचार्य जी ने योनि व्यापक में पूरा अच्छे से बताया कि ध्वजोपघात या ध्वज भंग, ध्वज भंग ऐसे वर्ड यूज किया है चरक संहिता में,
उसमें लैक ऑफ रिजिडिटी, लैक ऑफ इरेक्शन, इसको क्लैब्यता बोला है हमारे ग्रंथों में, और मॉडर्न में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी बोलते हैं। तो इसमें हमें क्लैब्यता का हेतु निकालना है, संप्राप्ति निकालना है। उसमें वायु का प्रकोप हुआ है, धातु क्षय हुआ है, शुक्र क्षय हुआ है, शुक्र स्त्रोतस की दुष्टि हुई है, और मनोवा स्त्रोतस की भी दुष्टि हुई है। तो अभी जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आज के जमाने में बहुत सारे जो बच्चे पॉर्न वीडियोस के एडिक्शन में रहते हैं, दिन रात पॉर्न देखते हैं, दिन रात पॉर्न देखते हैं, उनका इतना शुक्राशय होता है, इतना शुक्राशय होता है कि बाद में लिंग टेढ़ा हो जाता है, उसमें लूजपना आ जाता है। फिर जब वो विवाह करते हैं तो अपनी वाइफ के साथ कर ही नहीं पाते हैं, इतना उनका लूज हो जाता है, इतना शुक्र का क्षय हुआ रहता है। ये अति वैवाहिक भी एक हेतु रहता है। तो निदान परिवर्जन करना है, जो चीज में ज्यादा उनका वो एडिक्शन है वो हटाना पड़ता है। विवाह होने से जो वाइफ है उसको इंसल्ट नहीं करना है, उसको उसको सपोर्ट करना है, उसको दवाइयां देनी है, दवाई खिलाना है। और एक और चीज है, कल मैं ओशो का प्रवचन सुन रहा था कि जो स्त्री जो रहती है ना, स्त्री और पुरुष के बारे में ओशो का एक बहुत अच्छा लेक्चर है, वो मैं आप लोग को भेजूंगा। ऐसा बोला गया है कि जो स्त्री है ना, अगर पूर्ण स्त्री रहे, पूर्ण स्त्री, तो उसमें प्रतीक्षा करने का बहुत ज्यादा सहन शक्ति, प्रतीक्षा और शांत स्वभाव, ये एक अलग ही है, मतलब एक मतलब दैविक शक्ति है स्त्री में। अगर मतलब ओशो ने ऐसा बताया कि अगर मतलब इस कॉन्टेक्स्ट से मैंने समझा कि अगर इरेक्शन का प्रॉब्लम है किसी को, तो स्त्री जो है वो अगर चाहती है तो वो अगर अपना योनि भाग अगर वहां लाए, केवल टच भी कर दे, तो वो ना खींच लेती है, पेनिस को इरेक्ट करा के और खींच लेती है शुक्र को, पूरा शक्ति को खींच लगती है, इतना स्त्रीत्व में ताकत है। और उन्होंने ये बोला है कि जितने भी देवता लोग हैं हमारे, ईश्वरीय रूप हैं, वो सब स्त्रैण है, मतलब स्त्री शक्ति के रूप हैं, तभी वो हमें दिखते नहीं है। मतलब उन्होंने इतना बढ़िया बताया ना ये चीजें, इसलिए जो विधवा लोग जो हैं उनका हमारे भारतीय संस्कृति में बोला है कि विधवा जो है उसको अगले जन्म तक भी वो पति मिल सकता है, इतना प्रतीक्षा की ताकत होती है। लेकिन विदुर के लिए अलाउड नहीं है। पुरुष जो है वो आक्रामक है, हिंसात्मक है, पुरुष नहीं रह सकता इतना, पुरुष प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पुरुष का जो शरीर है, और हमने प्रकृति पुरुष में भी ये पढ़ा है कि पुरुष जो है वो मतलब उसमें त्रिगुणात्मक शक्तियां वगैरह नहीं, प्रकृति में सब कुछ रहती है, सारा सृजन शक्ति। जैसे माँ है, माँ में सृजन शक्ति है, मातृत्व है, तो वो 9 महीना वेट कर सकती है। स्त्री अगर कुछ भी नहीं करे ना तब भी वो बहुत कुछ कर लेती है, मतलब उसमें। और इसीलिए ओशो का ऐसा मानना है कि मतलब ओशो की बात मैं बता रहा हूँ कि स्त्रियों को दबाया जाता है बचपन से कि आप घर में रहो, आप बाहर मत निकलो। अगर नहीं दबाया जाए तो स्त्री इतनी ताकतवर हो जाएगी, इतनी ताकतवर हो जाएगी कि उसको फिर रोकना ही मुश्किल हो जाएगा। इतनी पावरफुल है स्त्रियों की जो शक्ति है, पूर्ण शक्ति, इतनी ताकतवर है वो, इसलिए उनको कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा किया जाता है। मैं गलत चीजें बता रहा हूँ, मैं बस ओशो के विचार बता रहा हूँ। तो अभी क्लैब्यता के विचार में अगर हम लोग बात किया जाए तो स्त्री में इतनी शक्ति है कि, और हमारे बुक्स में भी लिखा है कि जैसे कि कोई उसका हस्बैंड जो है वो युद्ध करने के लिए कोई दूर गया है और उसको शुक्र स्खलित हो गया, उसने शुक्र को निकाला, किसी पात्र में रखा, और उसका जो कबूतर था मैसेंजर उसको दे दिया, और वो मैसेंजर गया उसकी वाइफ को दिया, और उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर संतान की उत्पत्ति हुई। ऐसे पहले होता था आईवीएफ, आर्टिफिशियल। ये स्त्रियों में ताकत है। तो जो पुरुष है ना, पुरुष बिना स्त्री के अपूर्ण है। जब स्त्री का संयोग होता है, केवल सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं, हर तरह से जब स्त्रियों का संयोग होता है तभी वो पूर्ण पुरुष बनता है, नहीं तो वो अधूरा है इस संसार में। स्त्री ही उसको पूर्ण पुरुष बनाती है, ऐसा साइंस है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज, मैं बोलते बोलते थक गया। शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? कंचन मैम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट आए हैं आपके पास, कुछ बताना चाहेंगी? शशि मैम बताइए।
हाँ सर, वो मैं ओशो पर जी बोल सर। रही थी। ईडी के पेशेंट तो हालांकि देखे हैं, साथ में पीएमई वाले भी पेशेंट्स देखे हैं, प्री मेच्योर एजुकेशन। तो उसमें हाँ मैक्सिमम वजह रही है कि मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह, या सामने वाले को आप प्यार नहीं करते हो, या कुछ भी इस तरह की मतलब चीजें रही हैं, फ्लॉ रहे हैं, जिस वजह से मेरे पास जो पेशेंट्स आए हैं। ओशो के मामले में ये है कि ओशो ने एक बहुत बड़ी सही चीज कही हुई है, और उन्होंने क्या कहा हुआ है एक्चुअली, वो गीता का कोट है। उसमें तो हालांकि इस टॉपिक से थोड़ा सा बिल्कुल उल्टा है। उसमें यह है कि अगर एक स्त्री के अंदर इतना मातृत्व होता है, अगर बहुत ही ज्यादा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पुरुष के पास में चाहे जितना डिजायर डेवलप हुआ, और वो उसके सीने से जब लग जाएगा, तो उसके अंदर का पूरा वो चीज पिघल जाएगा। मतलब अगर बहुत बड़ा मातृत्व है, बहुत अलग लेवल का, तो उस केस में वो तो बोलते हैं कि वो स्त्री वाकई बहुत महान होती है, और होता भी है, रियलिटी ये चीज है। हालांकि हर किसी लेडी के लिए ये लेवल अचीव कर पाना मुश्किल होता है, कि हमारे सामने आकर के सामने वाला इंसान ही पुत्रवत खुद ही हो जाए। मतलब हम तो पुत्र मान लें, वो अलग बात होती है, मतलब फीमेल के लिए मैं कह रही हूँ, वो भी खुद अपने आप को पुत्र मान ले। वो एक चीज उन्होंने कहा है। और जो और चीजें आपने बताई, हालांकि वो मैंने नहीं सुना है अभी तक। अब मतलब शेयर करिएगा, क्योंकि नॉर्मली भी मेरी भी आदत है, डेली मैं ओशो को सुनते हुए सोती हूँ, लोरी की तरह काम करते हैं, और बहुत सही बोलते हैं। मतलब कि मैं इतना कह सकती हूँ कि ओशो का अपोज वही लोग करते हैं जिन्होंने ओशो को सुना नहीं है या जाना नहीं है, या जो बहुत थोड़ा सा दिखावेबाजी में ज्यादा जीते हैं, और मेजोरिटी लोगों ने सुना नहीं होता है, सिर्फ वो दुनिया के बेसिस पर बोलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ कंचन मैम, आप कुछ बता रही थी ट्रीटमेंट पार्ट से रिलेटेड। जी सर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट मैंने काफी देखे हैं। इसमें मेनली डायबिटिक पेशेंट तो रहते ही है, पर आजकल मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पेशेंट में ऐसे भी देखती हूँ कि डायबिटीज तो नहीं है, फिर भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इसमें मतलब वो उनका जो पेनिस है वो इरेक्ट ही नहीं हो पाता है, तो वो सेक्सी नहीं कर पाते। ये भी एक इनफर्टिलिटी का कॉज हम देखते हैं। और पर्सन मतलब इतना परेशान होता है कि उसको वो जो एक आनंद होता है मेल साइड वाला, तो वो उसको मिलता ही नहीं है। तो उसमें बहुत सारी मेडिसिन मैं चलाती हूँ, जैसे हीरक भस्म है, मकर ध्वज है, वसंत कुसुमाकर है, शिलाजीत रसायन है, यौनामृत वटी आती है, गोल्ड वाली भी आती है, एक साधी आती है, शिलाजीत स्वर्ण युक्त भी आता है। तो ये सब मेडिसिन मैंने चलाई है। बहुत सारे पेशेंट में तो फायदा हो जाता है, किसी किसी पेशेंट में होता भी नहीं है। तो इसके कॉजेस बहुत जैसे कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमें कि ये कॉजेस हमें ढूंढ के ही उसको ट्रीट करना चाहिए। तो एक्चुअली ये ट्रीटमेंट तो देना ही है। मैंने जो बताया है, वैसे वृक्ष योग भी है, जो अश्वगंधा, शतावरी, कपिकच्छु, सफेद मुसली, इस चूर्णों को भी हम दे सकते हैं। दूध का यूज कर सकते हैं हम मोती पिष्टी, रजत भस्म का दे सकते हैं। हम बहुत सारी मेडिसिन हमारे घर में भी हम बहुत तरीके से जो ये क्या बोलते हैं, मलाई है, मक्खन है, मखाना है, ये भी वृक्ष काम करती है। जो ड्राई फ्रूट्स है वो मोस्टली वृक्ष ही काम करते हैं। तो मतलब हम कई तरीके से सोच के हम मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। और इसमें सबसे पहले तो मोस्टली अबाउ 50 या 60 एज वाले पेशेंट आते हैं। पर आजकल मैं ऐसे भी देखती हूँ कि 30 एज का पेशेंट है, या 40 तक का भी पेशेंट है। तो बहुत बार मैंने 25 एज में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखा है। ये उसके कॉजेस अलग अलग मिलते हैं। तो हमें जरूर की कॉज पे काम करना है। मतलब जैसे हम हमें पहले तो उसका कॉज ढूंढ के उसको सही ढंग से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। हमारी जैसे आयुर्वेद में दीपन पाचन करके ही बाकी की ट्रीटमेंट की जाती है, वैसे ही हम अगर ट्रीट करें तो बहुत बार हमें मतलब मैं बोलूंगी कि 100% हमें सफलता आती है। पर बहुत सारी केसेस ऐसे भी रहते हैं कि जहाँ पे हम असफल होते हैं, तो उसमें हो सकता है कि हमारा पार्ट शायद अच्छा नहीं हो, या फिर हमारा पार्ट अच्छा हो, मतलब एक वैद्य साइड का पार्ट अच्छा हो, और पेशेंट जो है वो ठीक से फॉलो ही नहीं कर रहा है हमें, तो भी हमें असफलता मिलती है। जी सर। हाँ, इसका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट है ये हम कल बात करेंगे। और लॉस ऑफ डिजायर, लिबिडो, लॉस ऑफ लिबिडो, इस पे हम कल बात करेंगे। और एनाटॉमिकल जो डिफेक्ट होता है उस पे भी हम कल बात करेंगे कि पेनिस के अलग अलग पार्ट का क्या डिफेक्ट होता है। कभी कभी लिंग टेढ़ा होता है, कभी कर्वेचर हो जाता है, कभी मतलब उससे भी रिलेटेड हम बात करेंगे। तो हम कल करेंगे, क्योंकि अभी 8 बज गए।
थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इसको शॉर्ट में नहीं समझना चाहिए, बहुत वास्ट है, इसको और टाइम लगेगा बहुत। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करूं, आपकी आज्ञा हो तो बंद करता हूं। अब हम कल इस टॉपिक पे बात करेंगे। और अभी मैं सेशन बंद करता हूं, अब 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। फिर